नोटबंदी के मामले को लेकर पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ है। 200 के लगभग सांसद, 13 दलों के ये सांसद इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं संसद के बाहर। एक साथ है। हमारा मुद्दा विमुद्रीकरण का मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा क्रियान्वयन का मुद्दा है। जिस तरीके नोटबंदी को लेकर के गांधी स्टैचू पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने यहाँ धरना दिया है। देख सकते हैं कि राहुल गांधी मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स मौजूद हैं, तमाम पार्टियां यहाँ खड़ी है और उनका कहना है कि जनता पस्त है, मोदी मस्त है। तमाम स्लोगन जिन्होंने ले रखे हैं, मोदी तेरी मनमानी, आम आदमी की परेशानी। जयप्रकाश जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जयप्रकाश जी, कब तक आप लोग ये आपका धरना प्रदर्शन सब चलते रहेंगे? बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, पूरे देश में अराजकता है। यह लड़ाई जारी है, जारी रहेगी, लगातार ये जारी रहेगी। प्रधानमंत्री सदन में आए, वक्तव्य दे और एडजर्नमेंट मोशन जो दिया गया है उस पर बहस शुरू हो, नहीं तो हम लोगों का सड़क और संसद से संघर्ष जारी रहेगा। देख सकते हैं कि तमाम पार्टियां यहाँ इकट्ठी हैं। बात करते हैं संजय सिंह, कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद हैं। संजय जी, कब तक आप लोगों का ये चलता रहेगा धरना प्रदर्शन? क्योंकि सरकार करके डिसीजन ठीक है, जनता भी कह रही है ठीक है। फिलहाल अभी तो चलता रहेगा, लेकिन जनता के बीच में चाहे ये प्रधानमंत्री कुछ भी कहते हो, लेकिन जनता बहुत परेशान है, जनता त्रस्त है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जी धन्यवाद। देख सकते हैं कि गांधी स्टैचू पे और उसके बाद इनका कहना है कि जब तक सरकार ये डिसीजन पे रिव्यू नहीं करती है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है, तब तक हम लोग ये धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन राजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। 13 राजनीतिक दल हैं और इस विरोध प्रदर्शन की खास बात यह भी है कि कोई भी दल अपने झंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सब एक साथ सरकार के खिलाफ हैं। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने कई नेताओं से बातचीत की है। नोटबंदी को लेकर पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी, जिस दिन से पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है, सरकार तो ये दावे कर रही है कि पूरा देश उनके साथ है, पूरी जनता। यही तो कठिनाई है ना कि अगर आप इस सरकार के साथ कोई भी प्रश्न करो तो आप तो राष्ट्र विरोधी हो जाते हो। हमारा मुद्दा साफ है, भ्रष्टाचार इस देश में अभिशाप है, एक कैंसर है, उसको मिटाना हम सबका दायित्व है। हमारा मुद्दा साफ है कि विमुद्रीकरण का मुद्दा नहीं, लेकिन जिस तरीके से विफलता के भरपूर के साथ इसका क्रियान्वयन किया गया है उसके विरुद्ध है मैं। हर इंसान आज देश में परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो वृद्ध हो। 70 जाने गई हैं, क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? और हमारी मांग क्या है कि रूल 56 एडजर्नमेंट मोशन के तहत चर्चा होनी चाहिए। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री स्वयं हाउस में उपस्थित रहें, उन्होंने घोषणा की थी। और अगर इस प्रजातंत्र के मंदिर में 200 सांसद अपनी आवाज प्रजातंत्र के मंदिर में उठाने के लिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति चाहते हैं, तो क्या ये गलत बात है? तो हाउस नहीं चल पाएगा, जिससे पूरा विपक्ष यूनाइटेड। देख रहे हो कि पूरी सदन, सरकार के अतिरिक्त पूरी सदन एक साथ है आज के प्रदर्शन में। देख सकते हैं कि पूरा तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, एआईएडीएमके हो, तमाम विपक्षी पार्टियां यहाँ पे मौजूद हैं। आरजेडी के जयप्रकाश यादव जी हमारे साथ। जयप्रकाश जी, विपक्ष यूनाइटेड है और ये कब तक यूनाइटेड रहेगा? क्योंकि सरकार का तो कहना है कि ये हम लोग यूनाइटेड हैं, यूनाइटेड रहेंगे। पूरा देश त्रस्त है। नोटबंदी को लेकर के पूरा किसान, मजदूर, गांव, गरीब सब में तबाही है। प्रधानमंत्री सदन में आए, जवाब दे और एडजर्नमेंट मोशन के आधार पर जो है सदन में जो है बहस शुरू होना चाहिए। सड़क से संसद तक बड़ी लड़ाई को लड़ेंगे और जो है ये जो सरकार है ये स्वयं जो है गलत काम किया है, जनता इसका जवाब देगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये फर्जिकल है। देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लोगन हैं, सेव पुअर पीपल, और जेपीसी की मांग भी की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मस्ट एड्रेस द हाउस में बुलाने की मांग की जा रही है, चाहे बीएसपी हो, चाहे तमाम पार्टियां हो। तो यहाँ पे मौजूद हैं राहुल गांधी, खुद कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, जेडीयू के शरद यादव हैं, तारिक अनवर हैं, एनसीपी के, तमाम पार्टियां यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोगों का कहना है कि
प्रधानमंत्री को हाउस में आकर के बात कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। कैमरामैन विनोद के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। लगभग 200 सांसद सरकार के खिलाफ नोटबंदी के विरोध में संसद परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ यहाँ समाजवादी पार्टी, डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, जेडीयू, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, ये जेएमएम, वाईएसआर, एआईएडीएमके, ये तमाम वो राजनीतिक दल हैं जो नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नोटबंदी को लेकर एकजुट हो चुका है विपक्ष और आज संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की तैयारी में है। 13 राजनीतिक पार्टियों के करीब 200 सांसद जो आप देख रहे हैं वो महात्मा गांधी की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, वाईएसआर, जेएमएम, डीएमके, सीपीएम, सीपीआई के सांसद हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रदर्शन की विशेष बात यह है कि कोई भी पार्टी प्रदर्शन में अपनी पार्टी के झंडे का इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि सभी सांसद एक साथ हैं, एक साथ नारे लगा रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग तरह के नारों को तैयार किया गया है। इससे पहले एक बैठक भी बुलाई गई थी तमाम इन दलों की और बैठक के बाद महात्मा गांधी की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया है। प्रदर्शन के बाद ये सभी सांसद राज्यसभा और लोकसभा में जाएंगे। दोनों सदनों में सांसद सरकार को घेरेंगे और अपनी मांगों को दोहराएंगे। विपक्षी दल ये चाहते हैं कि नोटबंदी पर नियम 156 के तहत चर्चा हो, साथ ही चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में उपस्थित रहें, ये मांग हो रही है। अब से कुछ देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित रहें। इन तमाम राजनीतिक दलों का ये कहना है कि जनता को परेशानी हो रही है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमें नोटबंदी से कोई परेशानी नहीं है, भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरह से इस नोटबंदी को लागू किया गया है उससे लोगों को कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एटीएम्स के बाहर लाइन अभी भी हैं। लेकिन इस धरना और प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी क्या कहते हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस वक्त संसद परिसर में लगभग 13 राजनीतिक दलों के 200 के लगभग सांसद सरकार के खिलाफ नोटबंदी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नलिन जी, आप ये कहते हैं कि जनता आपके साथ है, फिर इन राजनीतिक दलों को आपका विरोध करने की जरूरत क्या पड़ी? ये तो सवाल आपको सईद भाई उनसे पूछना पड़ेगा और मैं इसका जवाब खुद तो उनके लिए कह नहीं सकता। लेकिन ये जरूर बात है कि एक तरफ अगर पार्टियां कहती हैं हम काले धन के खिलाफ हैं, तो फिर ऐसे कदम सुझाना जिससे जिनके पास काला धन है उनको फायदा पहुंच जाए, वो अपने आप में प्रश्न उठाते हैं। जैसे स्कीम को वापस ले लीजिए या ऐसा करिए वैसा करिए, तो मुझे लगता है ये एक अपने आप में प्रश्न है। दूसरी बात जी, जो विपक्षी दल है उनका अधिकार है कि वो अपनी बात रखें, उस बात को जैसे चाहे रखें, लेकिन क्या संसद को रोकना चाहिए? जब रेल मंत्री इतने बड़े दुर्घटना पे बोलना चाहते थे, क्या वो बोल नहीं सकते थे जी? क्या जिसको टीवी पूरी दुनिया सब देखकर दुखी थे कि ऐसा देश में ऐसी बड़ी घटना हुई है, क्या उनकी बात सुननी नहीं चाहिए थी? जब गुलाम नबी आजाद साहब बोले पार्लियामेंट में तो शांति थी। जब अरुण जी नेता होकर भी सदन के वित्त मंत्री के रूप बोले तो देखिए कितना शोर था। तो चर्चा करने से भाग क्यों रहे हैं? सरकार नहीं भाग रही, सरकार कह रही है चर्चा करिए, सब चाहते हैं, लेकिन उस पर दो बातें जोड़ देना। जैसे कई विपक्षी दल चाहते हैं चर्चा से ज्यादा सेंसर मोशन हो, दूसरे कहते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी बोलने से कतराते नहीं है, हमेशा बोले, लेकिन समय किस समय कहाँ स्थान कब बोलेंगे नलिन जी, वो उनका अधिकार है। नलिन जी, आपसे और बात करेंगे हम, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नेता मीम अफजल जी भी जुड़ चुके हैं। अफजल जी, आपने नलिन जी की बात सुनी और आप भी ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार कालेधन के खिलाफ हैं, तो फिर ये विरोध क्यों? देखिए, विरोध के लिए पार्लियामेंट में कई बातें कही गई हैं। बुनियादी मुद्दा जो आज इस वक्त हुआ है वो जेपीसी के गठन का है। उसके अलावा प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आकर कोई जवाब नहीं दे रहे। नलिन जी ने कहा कि वो हमेशा बोलूं। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कि उनको आके जवाब देना चाहिए
वो बाहर बोलते रहते हैं, पूरे देश में जाते हैं, रैलीज करते हैं, यहाँ तक कि कॉन्सर्ट तक में अपना भाषण उनका चलता है। लेकिन देश की पार्लियामेंट को इस तरह इग्नोर करना मेरे ख्याल में किसी प्रधानमंत्री को जेब नहीं देता है। अगर प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करेंगे और उसकी कोई हैसियत को समझने की कोशिश नहीं करेंगे या उसको अंडरमाइन करेंगे, तो अपोजिशन का नाराज होना कुदरती बात है। राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जहां ये सभी राजनीतिक दल एक साथ सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। नोटबंदी को लेकर इनका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। महात्मा गांधी की मूर्ति के पास ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन करने वालों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, ये तमाम दल हैं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संबित जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। कहाँ क्या कमी रह गई संबित जी नोटबंदी को लागू करने में कि आज तमाम विपक्ष आपके विरोध में खड़ा हो चुका है संसद परिसर में? देखिए, बहुत कष्ट लग रहा है। जो तस्वीर में देख रहा हूँ गांधी जी के नीचे, वह गांधी जी जो चाहते थे कि देश में हमेशा एक सच्चाई की आवाज बुलंद रहे, देश में हमेशा सच्चाई की जीत हो, उसके नीचे अगर हमारे देश के नेता इस प्रकार नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ खड़े हो जाए तो पूरे देश में क्या संदेश जा रहा है। अब देखिए, साधारण व्यक्ति, हाँ परेशानी है आज साधारण व्यक्ति को, मगर साधारण व्यक्ति आज मोदी जी के साथ और सरकार के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हाँ इनिशियल परेशानी है, मगर देश में जो 70 साल के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है देश सुधारने का, हम सब उसमें साथ खड़े दिखना चाहते हैं। मगर ऑपोजिशन को भी आज चाहिए कि इतिहास के सही तरह वो खड़े हो, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। जब इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो ये होना चाहिए कि सब एक साथ खड़े थे। बिल्कुल। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अंत में कि हाँ परेशानियां हैं, ऑपोजिशन का कोई दायित्व है, तो प्लीज आप फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे सवाल उठाइए, आप अरुण जी से पूछिए, अब बाकी नेताओं से पूछिए। संबित जी, विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम चर्चा को तैयार हैं लेकिन प्रधानमंत्री खुद उपस्थित रहें, प्रधानमंत्री आए, संसद में हाजिर रहे, हम चर्चा करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण विषय क्या है? महत्वपूर्ण विषय है समाधान। अगर किसी को परेशानी है, तनिक भर भी परेशानी है, तो समाधान सबसे महत्वपूर्ण है। समाधान कैसे होगा? बातचीत से समाधान होगा। कोई प्रश्न आपके मन में है, आप पूछिए। अरुण जेटली जी वित्त मंत्री हैं, ये पूरा विषय उनके अंतर्गत आता है, वो डे 1 से तैयार है इस विषय पर विवेचना करने के लिए। और कल भी देखिए, जब ये विषय राज्यसभा के चेयर से पूछा गया तो चेयर ने कहा कि यह विषय वित्त विभाग का है, मैं प्रधानमंत्री से नहीं कहूंगा, मैं तो वित्त मंत्री से कहूंगा इसका समाधान, इस पर चर्चा करने के लिए। संबित जी, ठीक है संबित जी, हम चाहेंगे कि कुछ वक्त अगर आप हमारे साथ रुक जाएं, कुछ सेकेंड्स, तो हम आपको सुनवा देते हैं कि विपक्षी सांसद आप पर क्या आरोप लगा रहे हैं, फिर आपको जवाब देने में भी आसानी होगी। नोटबंदी को लेकर के गांधी स्टैचू पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने यहाँ धरना दिया है। देख सकते हैं कि राहुल गांधी मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स मौजूद हैं, तमाम पार्टियां यहाँ खड़ी है और उनका कहना है कि जनता पस्त है, मोदी मस्त है। तमाम स्लोगन जिन्होंने ले रखे हैं, मोदी तेरी मनमानी, आम आदमी की परेशानी। जयप्रकाश जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जयप्रकाश जी, कब तक आप लोग ये आपका धरना प्रदर्शन सब चलते रहेंगे? बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है पूरे देश में और अराजकता है, यह लड़ाई जारी है, जारी रहेगी, लगातार ये जारी रहेगी। प्रधानमंत्री सदन में आए, वक्तव्य दे और एडजर्नमेंट मोशन जो दिया गया है उस पर बहस शुरू हो, नहीं तो हम लोगों का सड़क और संसद से संघर्ष जारी रहेगा। देख सकते हैं कि तमाम पार्टियां यहाँ इकट्ठी हैं। बात करते हैं संजय सिंह, कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद हैं। संजय जी, कब तक आप लोगों का ये चलता रहेगा धरना प्रदर्शन? क्योंकि सरकार कह रही है डिसीजन ठीक है, जनता भी कह रही है ठीक है। फिलहाल अभी तो चलता रहेगा, लेकिन जनता के बीच में चाहे प्रधानमंत्री कुछ भी कहते हो, लेकिन जनता बहुत परेशान है, जनता त्रस्त है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जी धन्यवाद। देख सकते हैं कि गांधी स्टैचू पे और उसके बाद इनका कहना है कि जब तक सरकार ये डिसीजन पे रिव्यू नहीं करती है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है, तब तक हम लोग ये धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन राजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। संबित जी, आपने सुना कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है और नोटबंदी, भ्रष्टाचार के हम भी खिलाफ हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो थोड़ी बहुत परेशानी एटीएम्स में, बैंक्स में, शादी में पैसा नहीं निकल पाने की हो रही है, अब कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दल उस पर आपको घेर रहे हैं और लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए, मैंने तो आपके चैनल आज तक के भी रिपोर्ट्स को देखा है, जब खुद आपके बड़े एंकर्स आप लोग खुद जनता के बीच गए थे, जनता से आपने सवाल पूछा था, जनता ने खुद कहा था कि हाँ, हाथ उठा के कहा था, मुझे वो दृश्य याद है कि हाँ। सभी जी, माफी के साथ आपको रोकना होगा। शक्तिकांत दास इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, and secondly for the promotion of digital economy, for the promotion of digital transactions in the country, for greater and faster proliferation of digital transactions in the country. Now consequently the NABARD, for the facility, for the for the benefit of the agricultural operations during the current Rabi season, and especially for the benefit of the farmers, NABARD has sanctioned a special limit of 21,000 crores of rupees to be sanctioned to the district central cooperative banks. And as you know, almost more than 40% of the small and marginal farmers get their crop loan credit, get their agricultural credit from the cooperative institutions. Out of the total institutional credit which flows to the agricultural sector, to the farming community, out of the total credit that flows from institutional sources, more than 40% of the requirement of small and marginal farmers is from the cooperative credit structure. So therefore the sanction of 21,000 crore limit by NABARD to the district central cooperative banks will enable the district central cooperative banks to pass on, to sort of grant funds, to sort of pass on these funds to the primary agricultural cooperative societies, and the primary agricultural cooperative societies network, the PACS network, will get activated and will meet the crop loan requirement of the farmers during the current Rabi season. So therefore this measure will ensure a smooth flow of credit, unhindered flow of credit for the farmers to enable them to undertake their current Rabi operations. With regard to seeds, as you know, government has already announced certain measures that the old notes would be acceptable in the case of a seed purchase from certain government department and government institutional centers. And over and above these 21,000 crores, as and when additional limits are required, additional limits also will be sanctioned by the NABARD. Now secondly, to ensure that the farmers get the credit, and also they get certain quantum of credit in terms of cash, by way of cash, because there are certain cash requirements for payment of wages, etc. So the banks, the NABARD and the Reserve Bank of India have been advised to make the required cash available to the district central cooperative banks, because typically the district central cooperative banks draw their cash from the currency chests which are managed and operated by the commercial scheduled banks and also by the state cooperative banks. NABARD has prepared a list of all DCCBs which require funds for sanction of crop loans in the current Rabi season. The list of such DCCBs and the quantum required by each of such DCCB has been given to the banks. They have been given to the NABARD, they have been given to the Reserve Bank of India, and the required cash will be made available. And the Honorable Finance Minister has also held a video conference with the Reserve Bank of India, with NABARD and all the banks day before yesterday, and he has advised banks, RBI and NABARD to ensure that the entire the crop loan sanction and flow of funds to the down to the primary agricultural cooperative societies, the entire operations, the whole chain of activities are carried on in a seamless and in a smooth manner. Then as you are aware, the Reserve Bank of India has already announced certain relief for small loanees up to 1 crore. So that has already been announced, so I am not going into in detail. Now the other decision which has been taken, and I must appreciate the role being played by the public sector banks over the last 10-12 days in dealing with the situation, in making the cash, in making the new currencies available to the public. I must also recognize the work being done by some of the private sector banks. The entire banking structure has fully geared up to meet the situation.
And you are aware that so far as RuPay cards are concerned, the National Payment Council of India has already waived, waived the switching charges, and all the other charges on the RuPay cards have been already waived. Now, the public sector banks and some of the private sector banks, we have been talking to the private sector banks and some of the service providers who provide the switching services. They have agreed to waive the charges, the service charges on the use of debit cards up to 31st December 2016. In other words, what you call the MDR charges on use of debit cards, that is RuPay cards, it was already done. Now on debit cards, the charges being levied by the banks and by the switching charges would stand completely waived. So there will be no charge on use of debit cards. The intention of this decision and the intention behind this gesture which has been made by the banks is to ensure greater penetration of digital transactions into our economy and to ensure that more and more people migrate towards digital transactions. And I take this opportunity to appreciate the gesture of the public sector banks and some of the private sector banks who have already agreed, and others are expected to agree and use their and issue their own circulars. Next point is with regard to the use of e-wallets, that is what they call as prepaid payment instruments, PPIs, or more popularly known as e-wallets. Already the Reserve Bank has announced certain relaxations yesterday, enhancing the limit from 10 to 20,000 in respect of individuals, and similar other limit enhancement in respect of merchants. So I am not going into it. Next point is that Indian Railways, 58% of the tickets being booked in the railway network are through e-ticketing, through online e-tickets. Now, the railways have also decided and have announced already yesterday that up to 31st of December, the service charges on online booking of e-tickets will be completely waived up to 31st December 2016. So this is also another measure, another initiative taken to promote more and more digital transaction in our economy. You see, you have to keep in mind the whole background in which this decision to to withdraw the legal character of the old 500 and 1000 rupee notes was done. One of the primary objectives, or one of the positive outcomes of this decision also, is that we expect large number of people to migrate to digital transactions. It is already happening. The public sector banks in particular have informed us that there's a great surge in demands for various kinds of prepaid cards, debit cards, and impressed cards, and various for uses of the digital means and modes of payment. Now, in the same vein, the TRAI has also reduced the USSD charges from rupees 150 to 50 paisa per session. The announcement in this regard has been made by the TRAI yesterday. And not only they have reduced the USSD charges from 150 to 1 rupee 50 paisa to 50 paisa, they have also increased the number of stages from the current 5 to 8. Now we have to remember that these charges will be of great benefit, especially for undertaking digital financial transaction through feature phones. Now we are not talking of smartphones. We are talking of feature phones which are not smartphones, and in our entire telecom sector in the country, 65% of the total mobile phones used in the country, I repeat, 65% of the total mobile phones in the country are feature phones which are not smartphones. And this waiver of the reduction of the USSD charge by the TRAI has now also been matched by the telecom companies themselves to waive the remaining 50 paisa of the charges up to
31st December 2016. In other words, for all digital financial transactions which will be undertaken in feature phones will have no service charge till 31st of December 2016. Another area which has also engaged the attention of government is to promote digital payments at the various at the various toll plazas and checkposts. Now the problem of checkposts is being addressed in the context of the GST, in the context of introduction of the GST. Now so far as the toll plazas are concerned, various tolls which the vehicles are required to pay when they move on the national highways. So far as toll plazas are concerned, the Ministry of Road Transport and Highways are advising the vehicle manufacturers that in all new vehicles the manufacturers must provide ETC compliant RFID facility. Now the provision of ETC compliant RFID facility on all new vehicles will ensure payment digitally, the payment of the toll in a digital method, and also it will enable, it will avoid the waiting time and the vehicles will move seamlessly without having to wait at the checkposts. So this is another decision which will improve the functioning of the toll plazas, will improve also the system of digital payments. And finally, all government organizations, public sector undertakings and other government authorities have been advised to use only digital payment methods such as internet banking, unified payment interface, cards, Aadhaar enabled payment systems, etc. to make payments to all stakeholders and to their employees. At the point of disbursing of the payments, that is when payments are to be disbursed to various private agencies or contractors whom government departments or agencies or PSUs, when they make payments to private parties, at those disbursing points also it will be necessary for the concerned authorities to provide an option for payment through cards, digital banking, unified payment interface, Aadhaar enabled payment systems, etc. In other words, the option of digital payments even to private parties will be mandatorily provided, will necessarily be provided. It will be an option which will be provided, and instead of issuing a check or a demand draft, you can make the payment through an online transaction. So all these measures of the government are essentially meant to promote digital penetration with regard to various kinds of transactions. The measures are also intended to help the farmers in the current Rabi season to ensure a normal Rabi crop, especially coming on the back of a good monsoon that we have. So these are the measures which I wanted to announce. The National Payment Corporation of India has been playing a very important role in promoting digital transactions. I have with me the colleagues from the National Payment Corporation of India who will just take a couple of minutes. If you can focus the camera, I would request my colleagues from National Payment Corporation of India to just show a small demonstration how the payments are facilitated through the mobile phone, and after that I will address a few questions. I will reply to a few questions thereafter. नहीं यहाँ दिखा दीजिए, नहीं यहाँ हाथ में दिखा दीजिए ना, आप मोबाइल में लेके हाथ में दिखा दें, कैमरा कैच कर लेंगे, वो कैमरा कैच कर लेंगे, वो मोबाइल में दिखा दीजिए, मोबाइल में दिखा दें, मोबाइल. I would request the cards, cameras to please focus, and please no conversation. I request you. Loudly. Good morning. बैठ जाओ. Loudly. गुड मॉर्निंग सर. हम लोगों ने एक यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है एनपीसीआई ने डेवलप करके सारे बैंकों को ऑलरेडी दे चुके हैं. ऑलरेडी 20 बैंक इसमें पायलट बेसिस पे काम कर रहे हैं. ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है मैं आपको यही दिखाऊंगा. ऐसे करके ये कोई भी बैंकिंग कस्टमर जो है हाथ नीचे करके, हाँ, एक एक करके
कोई भी बैंकिंग कस्टमर जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जैसे किसी का एक ईमेल आईडी होता है, पर्सनल ईमेल आईडी होता है, उसी तरह का सबका एक फाइनेंशियल आईडी हो सकता है। जैसे मैं अगर पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट होल्डर हूँ तो मेरा नाम के हिसाब से pushpaniar@pnb मेरा एड्रेस होगा। इनकी एड्रेस अगर दिनेश @OBC बैंक होगा और ये पीएनबी से ओबीसी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, और ये मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ और पैसा पुल भी कर सकता हूँ। मतलब पहले आज तक जितने भी पेमेंट हुए हैं वो पुल बेसिस पे हुए हैं, मतलब हम लोग पैसा भेज सकते हैं, लेकिन ये पहला इंटरफेस होगा जिसमें कि हम पैसा मांग भी सकते हैं। तो ये हम लोग आपको दिखा रहे हैं कैसे हम लोग भेज सकते हैं पैसा। ये अभी ₹1 उन्होंने ट्रांसफर किया है अपने आईसीआईसीआई बैंक के ऐप से। ये ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली पीएनबी दिखा दीजिए। पीएनबी पंजाब। इसमें क्या है सर, कोई भी बैंक का ऐप आप डाउनलोड करके किसी भी अकाउंट से लिंक करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ये पैसा मांग भी सकते हैं। अगर मुझे उनसे पैसा मांगना है, पहले इनको डालना पड़ता था मेरा अकाउंट नंबर, IFSC कोड। अभी उसके अलावा मैं सिर्फ एक SMS भेजूंगा कि मेरे को इतने पैसे दे दो, वो ओके करेंगे और पैसा मेरे पास आ जाए। तो ये एक चीज हम लोग अभी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये वेबसाइट होगी, कोई वेबसाइट होगी या कोई एक मिनट, वन बाय वन ये पूछ रहे। वेबसाइट होगी या कोई प्ले स्टोर से हमें कुछ डाउनलोड करना प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप क्या है, थोड़ा सा वो बता दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए कैसे करेंगे। प्ले स्टोर से नाम क्या है, ऐप का क्या नाम, ऐप का क्या नाम है? UPI रखने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज। नाबार्ड के जरिए 21,000 करोड़ जारी होगी। जिला सहकारी बैंकों के जरिए मिलेगा पैसा। किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान भी किया गया है। डेबिट कार्ड पर सर्विस चार्ज हटाया गया है, इससे कि लोगों को ज्यादा राहत मिलेगी। रेलवे के ई टिकट पर भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।